हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए, बात करें रिलैक्सिन नामक हार्मोन की, तो ये प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो आपको देखिए, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिख कर आना है कि प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे। तो हमें इसमें बताना है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण थे। तो 7 थे। और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिख करके आना है। आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना कि 7 थे, आपको इसी प्रकार से लिख कर आना है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में 7 जो विपर्यासी लक्षण थे। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारयुग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो हमें इसमें बताना होगा कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारयुग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 146 क्षारयुग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारयुग्म की डीएनए कुंडली होती है। तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 146 क्षारयुग्म की डीएनए कुंडली होती है। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो हमें यहाँ पर किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, समष्टि के 2 गुण जन्म दर एवं मृत्यु दर है। कौन कौन से? तो समष्टि के 2 गुण जन्म दर एवं मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले। तो देखिए, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो हमें इसमें प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना होगा। तो एक साइड हम लिखेंगे प्रभाविता और दूसरे साइड हम लिख देंगे अप्रभाविता। तो प्रभाविता में हम लिखेंगे, जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे प्रभाविता की परिभाषा भी पूछी जाती है और प्रभाविता और अप्रभाविता की परिभाषा और अंतर भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, प्रभाविता में जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभाविता लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम बोलेंगे प्रभाविता। तो प्रभाविता क्या है? जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। अब देखिए, बात करें अप्रभाविता की, तो जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। क्या बोलते हैं इस घटना को? इस घटना को हम अप्रभाविता कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है। तो प्रभाविता की बात करें, जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, यानी कि इस घटना को हम प्रभाविता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 पौधों के बीच क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे, लेकिन जिनके हैं विरोधी लक्षण, तो ये है शुद्ध लंबा और ये एक है शुद्ध बोना। तो शुद्ध लंबा है वो है टी और शुद्ध बोना है स्मॉल टी। अब इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो इसमें क्या होगा? इनके बीच जब क्रॉस करा देंगे तो ये हो जाएगा लंबा, यानी कि टी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, अप्रभाविता में क्या है? जब विरोधी लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। देखिए, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना ले लिया, तो इसमें देखिए शुद्ध लंबा है टी और शुद्ध बोना है स्मॉल टी। जब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो इनके हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बताइए। तो हमें यहाँ पर मानव जीनोम की मुख्य विशेषता बतानी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं है कि इसमें लगभग 3 अरब बेस पेयर यानी कि 20,000 से 25,000 जीन होते हैं। तो मानव जीनोम की मुख्य विशेषता क्या है? मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं है कि इसमें लगभग 3 अरब बेस पेयर 20,000 से 25,000 जीन होते हैं, जिनमें से 98% गैर कोडिंग है और लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड सभी मनुष्यों में समान होते हैं, जो इसे एक विशाल और जटिल डेटाबेस बनाता है, जिसमें लगभग आधे जीनों का कार्य अज्ञात है और दोहराए जाने वाले अनुक्रम एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जो आनुवंशिक विविधता और रोगों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मानव जीनोम की मुख्य विशेषता, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें लगभग 3 अरब बेस पेयर यानी कि 20,000 से 25,000 जीन होते हैं, जिनमें से 98% गैर कोडिंग और लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड सभी मनुष्यों में समान होते हैं, जो इसे एक विशाल और जटिल डेटाबेस बनाता है, जिसमें लगभग आधे जीनों का कार्य अज्ञात है और दोहराए जाने वाले अनुक्रम एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जो आनुवंशिक विविधता और रोगों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का ग किण्वित पेय पदार्थ क्या है, नाम बताइए। तो हमें यहाँ पर किण्वित पेय पदार्थ का नाम बताना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किण्वित पेय पदार्थ वे तरल पदार्थ है जिन्हें सूक्ष्म जीवों यानी कि यीस्ट या बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं? किण्वित पेय पदार्थ वे तरल पदार्थ होंगे जिन्हें सूक्ष्म जीवों यानी कि यीस्ट या बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, जो उनके स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में बदलाव लाते हैं। क्या करते हैं? जो उनके स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में बदलाव लाते हैं। तो किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं? किण्वित पेय पदार्थ वे तरल पदार्थ है जिन्हें सूक्ष्म जीवों यानी कि यीस्ट या बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, जो उनके स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में बदलाव लाते हैं। अब हम लिखेंगे किण्वित पेय पदार्थों के नाम। तो देखिए किण्वित पेय पदार्थ के नाम क्या है? एक है वाइन। वाइन क्या है? फलों के रस के किण्वन से निर्मित होता है, यानी कि वाइन जो होती है वो फलों के जो रस होता है इसके किण्वन से बनती है। अब देखिए बात करें बियर की, तो बियर है इसमें अनाज जैसे जौ से निर्मित एक प्रमुख पेय पदार्थ। क्या है बियर? ये अनाज जैसे जौ से निर्मित एक प्रमुख पेय होता है। और बात करें कोम्बुचा की, तो ये चाय का किण्वित रूप है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो देखिए आप अगर इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि किण्वित पेय पदार्थ के नाम, अगर आप ये 2 नाम भी लिख दोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा भी जाता है किण्वित पेय पदार्थ इसमें से है, यानी कि MCQ क्वेश्चन में घुमा फिरा कर यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो कि 2017 से 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का ग बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा उनका पर्यावरण शामिल होता है। जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव पाए जाते हैं। जैवमंडल और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना था? हमें यहाँ पर बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखनी थी। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें सभी जीवित प्राणी तथा उनका पर्यावरण शामिल होता है। जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव पाए जाते हैं और जैवमंडल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर बताइए। तो हमें यहाँ पर स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर बताना है। तो एक साइड लिख देंगे हम स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण और दूसरी साइड लिख देंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सीटू। तो स्वस्थानीय में क्या है? इसमें यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। और बात करें बाह्य स्थानीय संरक्षण की यानी कि एक्स-2 की, यह वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। तो स्वस्थानीय में क्या हो रहा है? यह वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। लेकिन बात करें बाह्य स्थानीय की, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? यह वन्य जीव एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है।
अब देखिए यह है स्वस्थानीय क्या है, यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। स्वस्थानीय यानी कि इंस्टीट्यूट क्या है, यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। और बात करें बाह्य स्थानीय की तो यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। क्या है ये जो है ये स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। और बात करें बाह्य स्थानिक की तो यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार से अंतर लिख करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको चित्रों पर, ठीक है। और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बस पढ़कर जाना है। सबसे मेन है हेडिंग। अगर आपने हेडिंग सही से डाल दी ना और उसके बाद में आपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दिया ना, तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।